नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने एकदम नया एक्सपेरिमेंट किया जो इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती है। किसी और नेता में दम ही नहीं है। गुजरात में 182 सीटें हैं, 161 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए। 52 पिछड़ी जाति के हैं, 13 दलित हैं, 24 आदिवासी हैं। इस लिस्ट में 14 महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन यह बड़ी खबर नहीं है, इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। गौर से सुनिएगा। 38 विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें से 4 मंत्री हैं, 1 विधानसभा स्पीकर हैं। 182 सीटों में से अभी तक 92 सीट पर नए उम्मीदवार होंगे। सिर्फ 17 सीटें ऐसी हैं जहां पुराने उम्मीदवार को रिपीट किया गया है। मतलब गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बिल्कुल नया प्रयोग किया है। 80% टीम एकदम नई है, नए चेहरे हैं, नया जोश है। सोचिए, रिस्क इतना ज्यादा है। प्रधानमंत्री के घर का चुनाव है, लेकिन फैसला एकदम कड़ा लिया गया है, बड़ा लिया गया है। नरेंद्र मोदी ने जो नए कमांडो मैदान में उतारे हैं, इनमें कितना दम है? क्या सच में ये नरेंद्र मोदी को जीत दिला पाएंगे? इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी ने एक नई आर्मी बनाई है जो पुरानी आर्मी से बिल्कुल अलग है। यह गुजरात का एक नया वॉरफेयर है। हथियार नए, चेहरे नए, तरीका नया, सबको नया मैसेज दिया गया है। मोदी की नई फौज में युवाओं को सियासी एम्युनिशन दी गई है। पुराने योद्धाओं को साइडलाइन किया गया है। सबके लिस्ट खुद मोदी ने तैयार की है। दिल्ली में बैठकर गुजरात वाले युद्ध की प्लानिंग हुई है। रात करीब 8 बजे मोदी की एंट्री, रात 11 बजे एग्जिट। 3 घंटे की मैराथन मीटिंग में मोदी ने गुजरात वाली विनिंग स्क्रिप्ट रेडी कर दी। अपने सिपह सलारों के नाम की घोषणा कर दी। इस बार गुजरात के चुनाव को मोदी नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। गुजरात के कौन से मोर्चे पर कौन सा सैनिक उतरेगा, किन किन सोल्जर के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, मोदी ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी ने अपनी टीम के एक एक सैनिक का पूरा डेटा निकाला। पब्लिक के बीच कौन कितना ताकतवर है सब पता किया और तब जाकर अपनी गुजरात वाली टीम का ऐलान किया। इस बार पुराने फाइटर्स को मोदी ने रेस्ट दिया है। नए और एनर्जेटिक योद्धाओं को गुजरात वाले पॉलिटिकल मैच के लिए सेलेक्ट किया गया है। प्लानिंग भले ही शॉर्ट टर्म है, लेकिन एग्जीक्यूशन लॉन्ग टर्म वाला है। मोदी अभी से 24 की टीम रेडी कर रहे हैं। विनिंग कॉम्बिनेशन वाली पटकथा लिख रहे हैं। माननीय नरेंद्रभाઈએ જે પ્રમાણે વિશ્વાસ મૂકી અને જે એમણે રેકોર્ડ બ્રેક કરવાની વાત કરી છે, એ જ રેકોર્ડ બ્રેક ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં કરશે। मोदी के स्पेशल 160 सैनिकों की पहली लिस्ट में 14 महिलाएं भी हैं, 4 डॉक्टर्स भी हैं, 4 PhDs हैं। 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 17 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, अब मोदी के साथ हैं। इस बार मोदी ने 69 कैंडिडेट्स को रिपीट किया है, 38 विधायकों को ड्रॉप किया है। 92 सीटों पर नए सोल्जर्स को मौका मिला है। 59 नए कैंडिडेट्स इस बार मोदी के लिए जीत की रणनीति बनाएंगे। 52 ओबीसी, 13 दलित और 24 आदिवासी उम्मीदवार समाज के पिछड़े तबकों का वोट मोदी को दिलाएंगे। जो जौहरी होता है वही हीरे की परख जानता है। हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं, किसी ज़माने में हमारे यहाँ CM थे और यहाँ अमित शाह जी भी यहाँ के एक बूथ के कार्यकर्ता थे। वो यहाँ के कार्यकर्ताओं की ताकत को जानते हैं और उन्होंने मुझे चयन किया है। वो जौहरी है और मैं एक हीरा हूँ और मुझे पसंद किया है, इसलिए मैं उनका खूब खूब आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग करने वाली और संगठन की पार्टी है। उन्हें अपने कार्यकर्ता पे भरोसा होता है। हमारा यहाँ एक बूथ का आदमी संगठन का सर्वोच्च नेता बन सकता है। इसी तरह मैं एक छोटा कार्यकर्ता था। एक छोटा कार्यकर्ता को मौका देकर एक मैसेज दिया है कि किसी भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा मौका मिल सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो सम्मानीय होता है।
सभी यूथ के लिए डेवलप करने के लिए जो भी निर्णय ऊपर से दिया है वो सभी को सम्मान है और इसको सब आवकारते भी है। इस बार 100% बीजेपी का पैर जम गया है, इसमें कोई शंका का कोई स्थान नहीं और 5 सीट बीजेपी जीतने वाली है। जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक और युवा चेहरे रिबाबा जडेजा को टिकट दिया है। उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रिबाबा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। रविंद्र जडेजा गुजरात के राजपूत समुदाय के फेवरेट हैं, तो रिबाबा जडेजा भी उन्हीं राजपूतों के बीच की है। મહાનુભાવોએ બધી વાત કરી દીધી। ક્ષાત્ર સમાજ, ક્ષાત્ર ધર્મ એથી લઈને આપણા બધાની ફરજ એટલે કે મતદાન। टिकट के ऐलान के बाद तिरंगे और जय हिंद के साथ रविंद्र जडेजा का यह ट्वीट बताने के लिए काफी है। उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा अब मोदी की गुजरात वाली टीम की एक इंपॉर्टेंट सैनिक हैं। उनके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। में केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, सीआर पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी डेफिनेटली इनडायरेक्ट तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के अभी से ही मेंबर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली विल बी हियर। स्टार प्रचारक के रूप में दिखेंगे? डेफिनेटली सर। बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जामनगर से यूं ही टिकट नहीं दिया है। इसका एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी है। रिबाबा का जामनगर से खास नाता है। वो जन्म से ही राजकोट और जामनगर में सबसे ज्यादा समय बिताती रही हैं। रविंद्र जडेजा की बहन भी जामनगर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और यहां उनकी अच्छी साख है। माना जा रहा है कि भाजपा ने इसी का तोड़ निकाला है। विरोधी ये फैलाते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलने वालों को बीजेपी ब्लैकलिस्ट कर देती है, मौका नहीं देती। मगर इस बार मोदी ने अपनी सेना में उस हार्दिक पटेल को शामिल किया है जिन्हें कांग्रेस में रहते हुए कोई काम नहीं मिला। और जब हार्दिक पटेल ने पंजे को छोड़कर कमल को चुना तो भी कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। हार्दिक पर पर्सनल अटैक किए, उन्हें अनाप शनाप कहा। मगर मोदी ने हार्दिक को मौका दिया, एमएलए बनाने के लिए वीरमगाम से टिकट दिया। और यह सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ। हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होते ही खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा सैनिक बताया था। मोदी ने आज इसी सैनिक को उस वीरमगाम का किला फतेह करने का टास्क दिया है जहां 10 साल से बीजेपी हार रही है। पिछले गुजरात चुनाव में भाजपा को पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। मगर इस बार पटेल वोटों को साधने का पूरा ध्यान रखा गया है। गुजरात की राजनीति में पटेलों का वर्चस्व है और पाटीदार आरक्षण आंदोलन से निकले युवा नेता हार्दिक पटेल के दम पर बीजेपी इस सीट को वापस हासिल करना चाहती है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे कम उम्र का मैं उम्मीदवार हूं पूरे गुजरात में। तो कम उम्र के उम्मीदवार में बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, जिस जिम्मेवारी को मुझे आने वाले दिनों में निभाना है। 2 बार यहाँ पिछली 2 बार से कांग्रेस जीत रही है। ये एक टफ सीट मानी जाती है। इस टफ सीट पर आपको चुना गया, इसके पीछे क्या वजह? संघर्ष के रास्तों में कठिनाई बहुत होती है। टिकट मिल गई, लेकिन इसको मैं संघर्ष का रास्ता मानता हूँ। टिकट मिलना कोई राजी चीज नहीं है, लेकिन उसमें आपको खरा उतरना है। और ये 10 साल से जो कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतती है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं मेहनत करूंगा, लोगों का विश्वास जीतूंगा। और निश्चित रूप से जब 8 तारीख को हम मिलेंगे अहमदाबाद में, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल गांधीनगर जाएगा। 4 महीने में कार्यकर्ता की रूह पे जितनी छूट मुझे यहाँ पर मिली, मैं 10,000 से अधिक लोगों को 1-to-1 मिला हूँ, यानी कि फैमिली, तो वो छूट वहाँ तो नहीं थी। और जो पार्टी सनातन हिंदू के संस्कृति के खिलाफ रही हो कांग्रेस, हम लोग, जब मैं कांग्रेस में था तब मैंने राम मंदिर निर्माण के लिए 21,000 का चेक भेजा था, क्योंकि मैं रामानंदी परिवार से आता हूँ। तो हमारा ये रूल रहा है कि हम जहाँ भी जाते वहाँ पूरे दम के साथ खड़े रहते। आज जहाँ पर खड़े हैं तो आप नरेंद्र भाई और अमित भाई के खिलाफ जो भी चीज़ करेंगे उसके सामने मैं दम के खड़ा रहूँगा और उनका प्रोटेक्ट करूँगा। तो एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का जो भरोसा था उससे दुगना भरोसा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है
वो लाजवाब है, उससे लोग खुश भी है। और आप देखिएगा जब रिजल्ट मिलेगा तो 150 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेंगे। क्या आप करना चाहते थे कांग्रेस में जो करने नहीं दिया गया? लोगों के साथ जाना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, उनकी जो तकलीफ है उसका समाधान करना चाहिए, जो आज यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। बड़े गाजे बाजे के साथ आपको लाया गया था कांग्रेस में, क्या उस वक्त क्या बातें हुई होंगी राहुल गांधी से? जब क्या वादे उन्होंने किए थे, क्या सपने उन्होंने दिखाए थे, जो फिर आके आपको जब यहाँ आए तो लगा कि वो पूरे नहीं हो सकते हैं कांग्रेस में? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि लगातार स्टेट के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ बातचीत करते थे, लगातार अदानी अंबानी के खिलाफ बातचीत करते थे। एक राजनीति में एक चीज होती है जो आपको लगातार नहीं करनी चाहिए। हमारे गुजरात के लोग उनको आइडल मानते हैं, एज ए बिलियनर। यहाँ का नौजवान मानता है कि मुझे भी बिलियनर बनना है। आप लगातार गाली दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुजराती है। आप लगातार नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं, क्यों? क्योंकि वो गुजराती है। ये जो गुजराती विरोधी जो मानसिकता है कांग्रेस की, उसके खिलाफ हम सब लोग एकजुट हुए हैं। और चाहे स्टेट में कुछ भी हो, एक लड़ाई क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और ये सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। इस कांग्रेस के पास विजन ही नहीं है। चुनाव गुजरात में है और भारत जोड़ो यात्रा साउथ में चल रही है। विजन नहीं है, इसीलिए तो कोई उनके साथ नहीं रह रहा। कुछ लोग 2 साल में समझ गए, कुछ लोग 40 साल में समझ पाए, कुछ लोग 50 साल में समझ पाए, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे। कांग्रेस का फ्यूचर ना गुजरात में है और ना देश में। मोदी तो यंग एंड विनिंग टीम पर दांव खेल रहे हैं, विरोधी इसमें भी पटेल को टिकट नहीं दिया वाला एंगल ढूंढ रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी, सबूत आपके सामने है। मोदी ने पुराने सैनिकों की जगह नए सैनिकों को मौका क्या दिया? विरोधी खेमा उसमें सियासी मलाई ढूंढने लगा। लेकिन वो ये भूल गया कि ये बीजेपी है, यहां परिवार पार्टी नहीं, पार्टी ही परिवार है। फैसला कोई एक नहीं, सब मिलकर लेते हैं, तभी तो रिजल्ट बीजेपी के ही फेवर में आता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, तब उनके मंत्रिमंडल में भी मैं शामिल था और उन्होंने मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी थी। तो इस तरह गुजरात में सबसे ज़्यादा बीजेपी का 6 टर्म विधायक रहने वाला और सबसे ज़्यादा समय तक मंत्री रहने वाला शायद मैं ही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि हमने तो बहुत किया है और नए लोगों को चांस मिले, तो ये मेरी जो इच्छा थी वो मैंने ये खत लिख के जानकारी दे दी उनको। हम दूसरी पार्टियों में देखते हैं नितिन भाई कि वहाँ पर अगर लोग जो है एक दूसरे टिकट पाने के लिए, या फिर हमने आम आदमी पार्टी में भी देखा कि मुख्यमंत्री घोषणा कर दी गई तो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, टिकट के लिए मारामारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी होगी जहाँ पे खुद से लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए? देखिए, एक नारा हमारा बहुत पहले था, अभी भी है, पार्टी विथ डिफरेंस। अलग पार्टी हमारी इसलिए बनती है कि हम कार्यकर की पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है और लोगों को और कार्यकरों और सरकार हमारी जो भी है उनको जोड़ने का काम हम करते हैं। तो हम कोई सिर्फ एमएलए बनने के लिए या मिनिस्टर बनने के लिए बीजेपी में नहीं आते। इस प्रकार की हमारी पार्टी है, ये हमारी डिसिप्लिनरी पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है और देशभक्तों की पार्टी है, इसलिए हम अलग जाने जाते हैं। सोचिए, सबके साथ सलाह मशवरा करके मोदी जो फैसला लेते हैं, बीजेपी के नेता उसे चुपचाप फॉलो करते हैं। ये अनुशासन ही बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाता है और जनता बार बार मोदी पर भरोसा जताती है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, मोदी जी भी लड़े, विजय रूपाणी जी भी लड़े, वजूभाई पटेल लंबे समय तक बीजेपी का तगड़ा दबदबा यहाँ पर रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, चैलेंज है बड़ा? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है और सब लोग परिवार के साथ हर हमेशा उस पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। तो जो भी आने वाले दिनों में चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, उसमें सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के बहुमती से, प्रचंड बहुमती से हम विजयी होंगे, उसकी मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरी आशा है। बीजेपी का तो यहाँ पर होल्ड है, लेकिन मैं देख रहा हूँ गुजरात में केजरीवाल जो है लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं। फ्री लाइट और दिल्ली मॉडल, इन सब के सामने आपने क्या बनाया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप किस चीज़ के आधार पर आप जनता के पास जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी भरोसा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी विश्वास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी
विकास की सरकार, और सब लोग ये जानते हैं। कोई लोग ऐसा नहीं है कि खोखली बातों में आ जाए, खोखले दबाव में आ जाए। सब लोग जानते हैं कि मोदी साहब ने जो किया है राजकोट के लिए, पूरे गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए, वो अब तक किसी लोगों ने नहीं किया है, और वो सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। चैलेंज ओवैसी साहब आपके सामने हैं, मुस्लिम वोट बैंक को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लुभा रहे हैं, कैसे आप उनसे निपटेंगी? अब मुस्लिम समाज भी अब समझ गया है कि आने वाली तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और चलने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, विश्वास करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो वो लोग भी समझ गए। आज पूरा मुस्लिम समाज सुबह यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही आया था, और उन लोगों ने भी मुझे बताया कि बहन आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज आपके साथ जुड़ जाएगा, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने फेल हो जाएंगे। टिकटों के बंटवारे के बाद ओपिनियन पोल के आंकड़ों से भी साफ है कि गुजरात में बीजेपी की वापसी तय है। कांग्रेस का आना मुश्किल है और मोदी लहर के आगे आम आदमी पार्टी का टिक पाना नामुमकिन है। सौराष्ट्र की कुल सीटों में से 54 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई इस इलाके में से दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुल रहा है, 2 सीटें आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ में जीत सकती है, अन्य को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो आपने भी वोट शेयर में अंतर देखा वो सीटों में दिखाई देता है, और आम आदमी पार्टी वोट भी ले रही है, सीट भी ले रही है, यह भी यहां पर साफ साफ दिखाई देता है। और शायद वो बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी को यहां नुकसान होगा ऐसा हमारा अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ में कांग्रेस पार्टी की अच्छी जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर शायद कुछ अरविंद केजरीवाल की हुई बुवाई काम आ रही है आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के भी काम आ रही है, ऐसा हमको लगता है। तो ये आपके सामने उत्तर गुजरात का सर्वे। बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 15, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट यहां से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता दिखाई दे रहा है, जिसमें बीजेपी सीटों में दो सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपके सामने उत्तर गुजरात का सर्वे जो है वो हमने रखा है। तो बीजेपी को 27 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 सीट। तो ये इसको आप जोड़ लें अब ओवरऑल टैली के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि पिक्चर किस ओर जा रही है, और बीजेपी एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ती दिखाई देती है। 27 सीट और बीजेपी को, कांग्रेस को 7 सीट, 20 सीट का गैप दक्षिण गुजरात में बीजेपी कांग्रेस के बीच हो सकता है। आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी सीट निकाल सकती है दक्षिण गुजरात से। 2 सीटें सौराष्ट्र कच्छ में उनको मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अन्य का यहां पर जनाधार किसी निर्दलीय का हो या और किसी दल का नहीं दिखता, लेकिन बीजेपी दक्षिण गुजरात में बहुत अंतर के साथ स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की सारी सीटों का आंकलन जो है वो आपके सामने है, और बीजेपी अपने दम पर एक बार फिर गुजरात में सरकार बना पाएगी ऐसा हमें लगता है अपने सर्वे में। 27 साल के बाद 32 साल तक का मैंडेट बीजेपी को गुजरात की जनता दे सकती है, इसके पूर्ण आसार हमें अपने सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। इस सेंट्रल गुजरात की सीटों को आप जोड़ दें अगर इस ओवरऑल टैली के अंदर, तो 43 सीटें बीजेपी की जुड़ेंगी, 17 सीटें कांग्रेस की और एक अन्य के खाते में जुड़ेगा। और इसी के साथ ये तय हो जाता है कि हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार रिपीट करेगी। 27 साल जो सत्ता में है, 5 साल और गुजरात की जनता तैयार है उन्हें गुजरात की कमान सौंपने के लिए, और इसमें नरेंद्र मोदी का फैक्टर शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी का नाम शायद सबसे बड़ी वजह है कि एक बार फिर लोगों का विश्वास बीजेपी की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये देखिए पूरे नतीजे, बीजेपी 119, 59 पर कांग्रेस रुक सकती है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीट। तो यह है गुजरात के सर्वे के नतीजे आपके सामने। 119 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की परिस्थिति में हमें दिखाई दे रही है। मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका जो प्यार है। ओपिनियन पोल के नतीजे मोदी को फुल मार्क्स दे रहे हैं, वो भी तब जब मोदी का मैदान में उतरना बाकी है। सोचिए जब मोदी गुजरात का चप्पा चप्पा खंगालेंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे,
तो कैसी चुनावी तस्वीर दिखाई देगी? इस युद्ध का प्लान भी रेडी है। मोदी 25 से भी अधिक चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे। 17 नवंबर को नामांकन पूरा होने के साथ ही पीएम मोदी का चुनावी अभियान रफ्तार पकड़ लेगा। 7 से 8 दिन तक गुजरात में मोदी का मैराथन चलेगा। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली होगी। इस तरह से 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को मोदी डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। मुख्यमंत्री पद का चेहरा मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही होंगे। बीजेपी सत्ता में वापस आई तो भूपेंद्र पटेल ही सीएम बनेंगे। गुजरात चुनाव के प्रचार में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह समेत बीजेपी के सारे स्टॉलवर्ट्स योद्धा की भूमिका में होंगे। और यकीन मानिए, गुजरात की जंग में जब ये सारे सियासी सूरमा एक साथ मोर्चा संभालेंगे तो कांग्रेस भी उड़ जाएगी, केजरीवाल की झाड़ू भी टूट जाएगी। ओवैसी भाईजान की पतंग भी नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि गुजरात का जोश हाई है। मोदी इसी जोश को नतीजों में तब्दील करेंगे। गेम चेंजर मोदी ही होंगे। वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर है। गुजरात है तो नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें वोटर को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 22% लोग जो कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि हम राहुल गांधी के लिए वोट करते हैं। 8% लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल को एक सेंट्रल फिगर मानते हैं और उनके वादों को देख करके वोट देते हैं। इस पे एक आप छोटा सा गणित अगर आप करें तो इससे जल करता हुआ दिखाई देता है। हमने अभी सौराष्ट्र, कच्छ, नॉर्थ गुजरात, दक्षिण गुजरात के आंकड़े आपको दिखाए हैं। एवरेज वोट जो है वो 7-8% के करीब है आम आदमी पार्टी का, तो वो आपको इसमें भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है इस सर्वे की, कि वो जो सवालों में पूछा वही जो है वोट परसेंटेज में भी दिखाई दिया, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। 42% लोगों ने कहा हाँ, 33% लोगों ने कहा कुछ हद तक, 21% लोगों ने कहा नहीं और 4 ने कहा कहना मुश्किल है। यानी 75% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का गुजरात से जो जुड़ाव है, या नरेंद्र मोदी का गुजरात से आना, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और नरेंद्र मोदी हैं तो गुजरात कहीं और नहीं जा सकता, ये मानने वाले भी बहुत आयत में है। मोदी के चुनावी दिमाग के आगे विरोधियों का दिमाग चल नहीं पाता। मोदी समाज के हर तबके को, महिलाओं को, युवाओं को सेलेक्ट करते हैं। विरोधी परिवार को ही इलेक्ट करते रहते हैं। सोचिए, टिकट बांटने का मौका अखिलेश को भी मिला। एक नहीं 2 मौके मिले। मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई तो अखिलेश ने यहां से अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट बांट दिया। इससे पहले आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अपने भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया। वो बात दूसरी है कि धर्मेंद्र यादव वो चुनाव बीजेपी के निरहुआ से हार गए। ओवैसी भी टिकट बांटने निकलते हैं तो मुसलमानों पर दांव खेलते हैं। यानी एक तरफ मोदी है, बीजेपी है जो गुजरात में बड़े बड़े नेताओं का टिकट चुटकियों में काट चुकी है, परिवार के सदस्यों को टिकट देने से साफ इनकार कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ टिकट बंटवारे में खुलेआम परिवारवाद और हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जो जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गया। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। यानी चुनावी सीजन में देश में एक तरफ वो पार्टियां हैं जिनके लिए परिवार ही सब कुछ है, दूसरी तरफ वो मोदी हैं जिनके लिए पार्टी ही परिवार है। गुजरात से हिमाचल तक जब मोदी ऐसी मिसाल देते हैं, सियासत का नया अध्याय लिखते हैं, तभी तो जनता जनार्दन कैमरे पर आकर कहती है कि मोदी मेरा अपना है, मोदी तो मेरा बेटा है। मैं मोदी के लिए आई हूँ, वोट उसको डालना है। वोट उसको डालना? हाँ, डालना है मैम मोदी को। क्या किया मोदी जी ने ऐसा? सब कुछ दिया हमारे को मोदी ने। क्या नहीं दिया? राशन उसने दिया, बच्चे को नौकरियां दिया, देश हमारा बचाया उसने, और क्या देना मोदी ने?
शर्म चाहिए लोगों को। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। मेहरबानी रखा आज से देते रहे मोदी यहाँ रात्र से ही बढ़ा मोदी को। हाँ क्यों देंगी मोदी को? उसने हमारा देश बचाया, हिंदू बचाए, और क्या चाहिए आप लोग ने? कांग्रेस ने गंद डाला हुआ, हमारा देश बर्बाद कर दिया उसने। मोदी के लिए क्या, वो हमारा बच्चा है, हमारा देश बचाए, हमारे बच्चे बचाए है, हमारे बच्चे दूर लड़ाई लड़ते फौज में, हमारे बच्चे उनकी रक्षा करता है। हाँ गरीबों की रक्षा करता है। मोदी कीजिएगा फूल खिड़ेगा। मैं बुजुर्ग है, मेरी 80 साल उम्र है, मैं इसलिए आई मोदी के साथ मिलना। माँ क्या मोदी की जान लेनी है? और सब कुछ तो दिया इसने, डट कर दिया, और क्या लेना है? कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो 1500। 70 साल में नहीं किया तो 10 रुपये नहीं दिए, बीजेपी ने तो 200 रुपये 2000 रुपये तो दे रहे हैं। मोदी जी ने आज दिन तक हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर ऐसा करके दिखाया है कि इनके बराबर कोई नेता ही नहीं हुआ, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ ऐसा आज दिन तक इस धरती पर। किसी भी चुनाव का नतीजा 3 बातों पर डिपेंड करता है, नारा, नैरेटिव और नेता। पहले नारे तय होते हैं, वो पॉपुलर होते हैं तो नैरेटिव बनता है। नेता इस नैरेटिव को घर घर वोटर तक पहुंचाते हैं। चुनाव नैरेटिव की ही लड़ाई है। आज कुछ नारे बदल दिए गए। अमित शाह ने आलिया मालिया जमालिया कहा एक नारा लगाया। ये बात लाउड स्पीकर पर भी कही और ऑफ द रिकॉर्ड भी कही, मीडिया में भी कही, सोशल मीडिया पर भी कही। ओवैसी ने भी आज कुछ तल्ख बातें की। पिछले कुछ घंटों में कुछ नए विवाद, कुछ नए नैरेटिव, कुछ नई पोजीशनिंग की कोशिश हो रही है। ग्राउंड से ऐसी क्या रिपोर्ट आ रही है जिसकी वजह से चुनाव के मुद्दों को, वोटिंग पैटर्न को बदलने की जरूरत पड़ रही है? गुजरात में क्या मुद्दे बदल रहे हैं, या फिर जो कुछ हो रहा है ये पहले से तय है, बस इसका टाइम आने का इंतजार किया जा रहा था? इन सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। मेरे आज के भाषण के बाद अब कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज भी आएगा, वो भी आकर बोलेगा ये भड़काऊ भाषण देता है। तुम क्या करते? तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर। तुम पूरे के पूरे हारमोनियम और तबलची बजाने वाले सच्चाई को तुम बयान नहीं कर सकते। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो ये लाइटर वेन में, तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे इंशाअल्लाह। ये ओवैसी भाईजान का गेम ऑफ गुजरात है। इस गेम ऑफ गुजरात में केवल मुसलमान है। ओवैसी भाईजान कभी खुलकर नहीं बोलते, कोडवर्ड में बोलते हैं, मगर कोडवर्ड में ही सही ओवैसी का हर सवाल मुसलमान से है। ओवैसी का हर जवाब मुसलमान को है। इसी कोडवर्ड में गुजरात के मुसलमानों को भाईजान गजब ईगो मसाज देते हैं। 300 से ज्यादा सांसदों वाली बीजेपी से अपनी मजलिस के 2 सांसदों को सलाम भजवाते हैं, वो भी भरी पार्लियामेंट में, जहां मजलिस के बोलने का वक्त ही 6 मिनट मुअय्यन है। मजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं।
अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। ओवैसी को मुगालता है गुजरात का मुसलमान मोदी की बीजेपी को वोट नहीं करता। बावजूद इसके बीते 27 साल से गुजरात में बीजेपी राज कर रही है। जिस केजरीवाल को ओवैसी गुजरात में सबसे अधिक चढ़ा रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लात में छोटा रिचार्ज बता रहे हैं, एकदम उसी के अंदाज में मुसलमानों को बता रहे हैं पर्दे के पीछे सब मिले हुए हैं जी। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो, इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया? जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ, ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। संविधान और कानून को जबान पर रखने वाले ओवैसी ने शायद आंकड़ों पर गौर नहीं किया। पहले तो आप गुजरात में मुसलमान का मौजूदा सूरत हाल समझ लीजिए। गुजरात में इनकी आबादी 10% के करीब है। मुस्लिम वोट राज्य विधानसभा की 35 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने का दम रखता है। विधानसभा की 21 सीटों पर इनकी संख्या 20% के करीब है, जहां ये असरदार है। ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स शहरी इलाकों में रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी इनकी ठीक ठाक आबादी है। मगर एक स्टडी के मुताबिक गुजरात का 80% मुसलमान कांग्रेस को वोट देता रहा है। 2012 के चुनाव तक ये ट्रेंड बरकरार रहा, मगर 2017 में इस वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी। 2012 में 80% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। 2017 में इनके वोट की संख्या घटकर 64% रह गई। बीजेपी को 2012 में 20% मुसलमानों का वोट मिला। 2017 में यह बढ़कर 26% हो गई। ओवैसी भाईजान समझते हैं कि गुजरात के मुसलमान का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, इसलिए वो इस वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं। मगर उन्हें नहीं पता कि गुजरात के 10% मुसलमानों में बोहरी मुसलमान भी हैं, इस्माइली मुसलमान भी हैं और खोजा कम्युनिटी भी है जो खुलकर मोदी के साथ है। हाल ही में इंडिया टीवी मेटराइज के ओपिनियन पोल में एक दिलचस्प जानकारी सामने आई। गुजरात के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट एक बड़ा फैक्टर रहता है, एक बड़ा रोल अदा करता है। हमने लोगों से जानना चाहा कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में मुसलमान किसके साथ हैं। 14% मुसलमानों ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, जबकि 62% मुसलमानों ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के साथ 21% मुसलमानों ने अपना भरोसा जताया, जबकि अन्य के साथ 3% मुसलमानों ने अपना भरोसा जताया है। यहां पर आम आदमी पार्टी के साथ 21% मुसलमान जाते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस के साथ 62% मुसलमान अपना भरोसा जता रहे हैं। सवाल था कि गुजरात का मुसलमान अब की बार किसके साथ है। इसके जवाब में 14% ने कमल तो 62% ने पंजे को चुना, जबकि आम आदमी पार्टी 21% पर अटकी हुई है और AIMIM फिलहाल कहीं दिख ही नहीं रही। जाहिर है सर्वे के आंकड़े ओवैसी के पास भी पहुंच रहे हैं। ओवैसी पहले ही कांग्रेस को गोडाउन और बीजेपी को शोरूम बता चुके हैं, मगर सबसे अधिक बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की बढ़त देखकर। लिहाजा ओवैसी केजरीवाल के खिलाफ सीधे मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया।
मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए, गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज, जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो, तो उन्होंने कह दिया कि बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे। असल में योगी के यूपी में मुंह की खाने के बाद बिहार के गोपालगंज उपचुनाव में ओवैसी को नई जान मिली है। गोपालगंज उपचुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल-सलाम को 12,000 से ज्यादा वोट मिले, वो भी तब जब एक को छोड़ एआईएमआईएम के सारे विधायक आरजेडी में जा बैठे हैं। जाहिर है मुसलमानों के एक वर्ग का रुझान ओवैसी की ओर बढ़ा है। ओवैसी ये रुझान और बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात में मुस्लिम कोडवर्ड का खुला इस्तेमाल इसी का नतीजा है। मगर गुजरात में गुर्रा रहे ओवैसी को जवाब हिमाचल से मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी कोडवर्ड में ही बात कर रहे हैं। पहले पालमपुर की सभा में दिए आज के उनके बयान की बानगी देखिए। इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 9 नवंबर के दिन 1659 में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर अपना भगवा फहराने का काम किया था। मित्रों, आज का दिन हिंदू पदपातशाही की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज मैं जब आया हूं तब 2 दिन रह गए चुनाव को। शाम को 4 बजे चुनाव के नगाड़े समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मैं हिमाचल की जनता को कहने आया हूं, पूछना जरा है कांग्रेसियों को, 40-40 साल तक हमारे सेना के जवान और उनके परिवारजन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली ये कांग्रेस पार्टी उनकी ये मांग को पूरा नहीं करती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।